691 अवधि की वापसी रोमांस। अब आगे। रात का वक्त, इंदौर, मध्य प्रदेश। गौरांग के सवाल पर अवधि ने अव्यक्त को देखा और गौरांग से कहा, यस, ही इज माई हस्बैंड। गौरांग ने अव्यक्त को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो, माई सेल्फ गौरांग चैटर्जी और मैं अवधि का बॉयफ्रेंड हूँ। अव्यक्त की आंखें गौरांग की बात सुन डाक हो गई और अवधि ने एक तकिया उठाकर गौरांग को अव्यक्त के सामने मारते हुए कहा, शट अप, यू बल तारांकन डी इस तारांकन तारांकन ल। ये कहते हुए अवधि गौरांग को मारने के लिए उसके पीछे भागी, जिसे देख गौरांग ने आगे भागते हुए कहा, अरे अरे, मैंने तुझे अपने घर के आसरा दिया है एहसान फरामोश औरत, और तू मुझे ही मारने पर तुली है, जरा शर्म कर ले। जिसके पीछे भागते हुए अवधि ने उसे दूसरा तकिया उठाकर मारते हुए कहा, तूने अपनी शक्ल देखी है साले, मैं तुझे डेट करूंगी, बल तारांकन वाई केसोनोवा। ये कहते हुए अवधि ने उछलकर गौरांग को पकड़ लिया, जिसे देख गौरांग फर्श पर गिर गया और उन दोनों को देखते हुए अव्यक्त के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अवधि ने गौरांग को कपड़े की तरह धोया और उसे किचन की तरफ धकेलते हुए कहा, चल निकल। गौरांग ने खुद को संभालते हुए अपने कदम किचन की तरफ बढ़ा दिए, जिसके जाने के बाद अव्यक्त ने कहा, महाभारत खत्म हुआ। अवधि ने अपनी सांसों को सामान करते हुए अव्यक्त को देखा और उसे गले लगाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन सुबह की बातों को याद करते हुए उसके कदम रुक गए, जिसे देख अव्यक्त ने आगे बढ़ाकर अवधि के पीठ पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींच अपने सीने से लगा लिया। अवधि की आंखें अव्यक्त के एक क्षण से एक पल के लिए बड़ी हो गई और उसने बदले में अव्यक्त को कसकर गले लगा लिया और रोने लगी, जिसे सुनते हुए अव्यक्त ने अपना दूसरा हाथ उसके सिर पर रखा और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, शश, मैं आ गया हूँ तुम्हें लेने के लिए। अवधि ने सिसकते हुए कहा, आपने मेरी बात नहीं सुनी, मैं अपनी गलती मानती हूँ, लेकिन मैंने किसी बुरे इंटेंशन से ये सब नहीं किया। अव्यक्त ने अवधि को खुद से अलग किया और अपने पॉकेट को चेक करने लगा, जिसके रुमाल नहीं था, जिसे देखते हुए अव्यक्त ने अपने टाई को उठाया और अवधि के आंसू को साफ करते हुए कहा, सॉरी, जो मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, लेकिन तुम्हारी भी गलती है। अवधि ने भीगी पलकों के साथ अव्यक्त को देखते हुए अपना सिर हिलाकर कहा, हाँ मैं मान रही हूँ, मैंने कब कहा कि मैंने गलती नहीं की है, लेकिन आपको मेरी बात तो सुननी चाहिए थी ना, लेकिन आपने अपना चेहरा फेर लिया मुझसे, जैसे मैं कोई चोर हूँ। ओह, तो तुम चोर नहीं हो? अव्यक्त ने जैसे पूछा, जिस पर अवधि ने और ज्यादा रोते हुए कहा, हाँ, मैंने फाइल की चुपके से फोटो खींची, लेकिन मैंने उस फाइल को नहीं चुराया था जो आप मुझे चोर कह रहे हो। जिसके रोने के कारण हिलते हुए होंठ और उसके लाल पर चुके गाल को देखते हुए अव्यक्त ने उसके बालों को समेट लिया और उसे कमर से पकड़ अपने नजदीक खींच उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए, जिसे महसूस कर अवधि की आंखें फैल गई और वो अव्यक्त की आंखों को देखने लगी, जो उसकी आंखों में झांक रहा था। अवधि की आंखों की पुतलियां बड़ी हो गई थी, जिन्हें देखते हुए अव्यक्त ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके होंठों को जोर जोर से स्मूच करने लगा, जिसके स्मूच के कारण अवधि के कदम पीछे होने लगे और अव्यक्त उसे चुमते हुए पीछे पुश करने लगा, जिस पर अवधि ने अव्यक्त के कंधों पर कसकर अपना हाथ रख लिया और अपनी आंखें बंद करते हुए उसका साथ देने लगी। तभी उनके कानों में गला साफ करने की आवाज गई, जिसे सुन अवधि ने झटके से अपनी आंखें खोली और अव्यक्त को दूर करने लगी, जिसे देख अव्यक्त ने अवधि को छोड़ दिया और अवधि ने ऑकवर्डनेस के मारे अपना सिर नीचे झुका लिया, जिसे देखते हुए अव्यक्त ने अपना कोट निकाला और अवधि के सिर को ढकते हुए गौरांग से कहा, सो आपका कहना है कि आप मेरी वाइफ यानी अवधि के बॉयफ्रेंड? ओह नो, आई वॉज जस्ट किडिंग, शी इज जस्ट माई गुड फ्रेंड, गौरांग ने बीच में कहा, जिसे सुन अव्यक्त ने कटाक्ष में कहा, अच्छा, इतने अच्छे दोस्त की वो अपने रिलेटिव या फैमिली के बजाय आपके पास आए। गौरांग ने अव्यक्त के कटाक्ष पर कहा, ऐसी बात नहीं है, कभी कभी रिलेटिव या फैमिली से बात कर जो सुकून नहीं मिलता, वो एक दोस्त से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करके मिलता है। अव्यक्त ने हल्का मुस्कुराते हुए गौरांग से कहा, नीस रिप्लाई, बाय द वे, ही माई सेल्फ अव्यक्त सारंग, अवधि का हस्बैंड। गौरांग ने अव्यक्त की बात सुन कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, बट सर आपको नहीं लगता आपको अवधि को समझने की जरूरत है? आई एम वर्किंग ऑन दिस टास्क, उम्मीद करूंगा कि मुझे जल्दी की सक्सेस मिले, अव्यक्त ने सिर हिलाते हुए कहा। जिनकी बातों को सुनते हुए अवधि ने अव्यक्त की तरफ देखते हुए कहा, आपको क्या लगता है मैंने आपको माफ कर दिया? अव्यक्त ने कंफ्यूज होते हुए कहा, मतलब? अवधि ने जवाब में कहा, मतलब ये कि मैं आपके साथ मुंबई नहीं जाऊंगी। अव्यक्त ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए पूछा, कैन आई नो वाई? बिकॉज यू वोंट ट्रस्ट मी, और अगर आप मुझ पर यकीन नहीं करते, मुझे बस इसलिए लेने आए हैं क्योंकि मैं अपने घर में नहीं अपने दोस्त के घर में हूँ, तो मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, अवधि ने सीधा अपना फैसला सुनाते हुए कहा। जिस पर अव्यक्त ने अवधि के सामने आकर खड़ा होते हुए कहा, ओके, तो तुम क्या चाहती हो? मैं घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी मांगूं, या तुम्हारे कदमों में नाक रगड़ूं कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी? अवधि ने अव्यक्त की बात सुनकर कहा, इन सब की जरूरत नहीं है, मुझे बस आपका भरोसा वापस चाहिए, दैट्स ऑल। अव्यक्त ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, अवधि, भरोसा बनाने में जिंदगी चली जाती है और उसे तोड़ने में पल भर नहीं लगते। ठीक है, तो मुझे बताइए कि मैं क्या करूं जो आप फिर से मुझ पर भरोसा करो, अवधि ने कहा। अव्यक्त ने जवाब में कहा, नथिंग, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी।
अवधि ने अपना सिर नीचे झुकाते हुए कहा, आपकी आवाज में पहले की तरह मेरे लिए मिठास नहीं है। आप अभी भी मुझसे रूड बात कर रहे हो, जैसे किसी ने जबरदस्ती आपको भेजा हूँ। अव्यक्त ने अवधि की बात सुन कहा, अवधि, मुझ पर कोई अपनी मर्जी नहीं थोप सकता और ये बात तुम सुबह देख चुकी हो। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ, बिकॉज आई केयर अबाउट यू। अवधि ने छोटा सा मुंह बनाते हुए अव्यक्त की तरफ देखा, जिन्हें देखते हुए गौरांग ने अवधि से कहा, हे, ही इज योर हस्बैंड नॉट अ बॉयफ्रेंड, सो व्हाई आर यू ट्रीटिंग हिम लाइक दैट। अव्यक्त ने गौरांग की तरफ एक नज़र देख अवधि से कहा, लेट्स गो। अवधि ने गौरांग की तरफ देखते हुए कहा, जो यहाँ का रेंट मैंने तुम्हें दिया था, वापस करो। गौरांग ने जल्दी से अपने लोअर के जेब पर हाथ रखते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। तुम्हें मैंने एक टाइम का खाना और अपना पूरा बेडरूम प्रोवाइड किया है। बेडरूम, अव्यक्त ने बात को दोहराते हुए कहा, जिसे अवधि और गौरांग ने उसकी तरफ देखा और गौरांग ने जल्दी से कहा, नहीं, मतलब गेस्ट रूम। आपने देखा ना, वो गेस्ट रूम से बाहर आई है, मेरा बेडरूम तो ये है। ये कहते हुए गौरांग ने बगल वाले कमरे की तरफ इशारा किया, जिसकी तरफ एक नज़र देखने के बाद अव्यक्त ने अवधि से कहा, जाकर अपना सामान लाओ। अवधि ने अव्यक्त की तरफ देखा और चुपचाप गेस्ट रूम की तरफ चली गई। जिसके जाने के बाद अव्यक्त ने गौरांग की तरफ देखते हुए कहा, बकवास बहुत करते हो। गौरांग ने चौंकते हुए अव्यक्त से कहा, क्या? अव्यक्त ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा, बकवास बहुत करते हो, थोड़ा कम बोला करो। गौरांग ने अव्यक्त की बात सुन कहा, और आपने अवधि को रुलाया, थोड़ा कम रूड बात किया करो। अव्यक्त ने आंखें रोल करते हुए कहा, मैंने उसे रोने के लिए नहीं कहा, जो गलत होता है वो रोता है। गौरांग ने अव्यक्त की बात सुन कहा, एक मजे की बात बताऊं, लड़कियों को खुश रखने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलनी चाहिए। अगर वो गलत है तो उन्हें सही करना चाहिए, ना कि उनकी गलती पर उन पर चिल्लाना चाहिए। ओह, दैट्स मीन यू आर रियली कैसनोवा, अव्यक्त ने कहा। गौरांग ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं उनका दिल तोड़ता हूँ, लेकिन बता कर कि मैं उनके साथ नहीं रह सकता, धोखा नहीं देता। इसलिए अब तक मेरी 25 गर्लफ्रेंड रह चुकी है। अव्यक्त ने गहरी सांस भरते हुए कहा, गुड। गौरांग ने शरारत भरी मुस्कान के साथ अव्यक्त के पास आकर उसे कंधे से कंधा मारते हुए कहा, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी? अव्यक्त ने जवाब में कहा, 50 से भी ज्यादा लड़कियों ने प्रपोज किया है, लेकिन कोई मेरे टाइप की नहीं थी। गौरांग ने आंखें चढ़ाते हुए पूछा, तो आपका टाइप क्या है? अव्यक्त ने जवाब में कहा, आई डोंट नो, जो मुझे समझे और जिसके संभालने पर मैं संभल जाऊं, मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है। तो फिर अवधि के साथ क्या कर रहे हो? गौरांग ने पूछा। अव्यक्त ने जवाब में कहा, मुझे लगता है कि वो कर सकती है, और अगर वो नहीं कर पाई तो? गौरांग ने फिर पूछा। अव्यक्त ने फिर जवाब में कहा, वो कर लेगी। गौरांग अव्यक्त से और कुछ कहता, उससे पहले ही घर का डोर बेल फिर बजा। गौरांग ने जाकर दरवाजा खोला तो पाया सामने अरुण खड़ा हुआ था, जिसे देखते हुए अव्यक्त ने कहा, हाँ, वो यही है। अरुण ने गौरांग की तरफ एक नज़र देखा और अव्यक्त के पीछे आकर खड़ा होते हुए कहा, तो फिर चलें। गौरांग ने अरुण और अव्यक्त को सिर उठाकर देखते हुए मन में सोचा, 6 फुट। यार, मेरी बेइज्जती क्यों हो रही है यहाँ पर? ये कहते हुए गौरांग ने मुंह बना लिया और तभी अवधि अपना सूटकेस लेकर बाहर आ गई, जिसे देखते हुए अरुण ने आकर उसके हाथ से सूटकेस लेते हुए कहा, भाभी, झगड़ा होने पर पति को मारा जाता है, घर नहीं छोड़ा जाता। अव्यक्त ने अरुण की बात सुन कहा, यहाँ पर लेक्चर कौन दे रहा है, जो खुद अपने पापा से झगड़ा होकर यहाँ आ गया है? अरुण ने अव्यक्त की कटाक्ष पर कहा, ये मेरी लड़ाई है, जहाँ उन्होंने मुझे नहीं समझा, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। अव्यक्त ने अरुण की बात पर अपना सिर नहीं में हिला दिया और गौरांग से कहा, थैंक यू, मेरी बीवी को ठीक से रखने के लिए। गौरांग ने अपना सिर हिला दिया और अवधि ने आकर गौरांग को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू। गौरांग ने अवधि से दूर होने से पहले उसके कान में कहा, तेरा पति बड़ा मालदार लगता है, उसकी कोई बहन है क्या? अवधि ने दूर होते हुए घूरकर गौरांग को देखा, जिस पर गौरांग ने अरुण की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसकी बहन भी चलेगी, ये भी मालदार लगता है। अवधि ने गौरांग को दूर धकेलते हुए कहा, शक्ल देख ले अपना, फालतू आदमी। गौरांग ने अवधि की बात पर मुंह बना लिया और अरुण से हाथ हिलाते हुए कहा, बाय। अरुण ने एक नज़र गौरांग को देखा और वो लोग बाहर की तरफ चले आए, जिन्हें देखते हुए गौरव ने दरवाजा खोला और आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अवधि ने कंफ्यूजन में गौरव की तरफ देखते हुए अव्यक्त से पूछा, ये कौन है? अव्यक्त ने जवाब में कहा, ये अरुण का फैमिली रिलेटिव है। अव्यक्त की बात पर अवधि ने अपना सिर हिला दिया और उनकी गाड़ी वहां से निकल पड़ी, जहां गुजरते रास्तों को अवधि देखने लगी और अव्यक्त उसे देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ निर्भीक के विला में वो संगति को लेकर आया हुआ था, जहां दोनों के कपड़े बिस्तर के नीचे पड़े हुए थे और संगति निर्भीक के ऊपर बैठी हुई थी। निर्भीक के हाथ संगति के कमर पर थे और दोनों पसीने से भीगे हुए थे। जहां निर्भीक ने हाथ आगे बढ़ाकर लाइट ऑन कर दिया, जिसकी हरकत पर संगति एकदम से उससे लिपट गई। निर्भीक ने अपना हाथ संगति के पीठ पर चलाते हुए कहा, व्हाट हैपेंड डेजी? संगति ने निर्भीक से चिपके हुए कहा, लाइट्स ऑफ करो। निर्भीक ने हल्का हंसकर पूछा, क्यों? संगति ने नाराजगी से सिर उठाकर निर्भीक को देखते हुए कहा, निर्भीक ने संगति के सीने को दोनों हाथों से सहलाते हुए पीछे होकर कहा, व्हाट?
संगति ने खुद को ढकने की कोशिश करते हुए निर्भीक से कहा, ये बहुत एम्बारासमेंट से भरा हुआ है, इसलिए तुम कह रहे थे बार बार कि चलो मेरे विला चलते हैं। निर्भीक ने संगति के हाथ को पकड़ उसके सीने पर सख्त करते हुए कहा, मुझे देखने दो एंड टेल मी व्हाट हैपेंड। संगति ने निर्भीक को दूर धकेल दिया, जिससे निर्भीक एकदम से उसे दूर हो गया और हैरानी से उसे देखने के बाद चेहरा कोल्ड करते हुए कहा, डेजी, आई डोंट लाइक दीज इंटरप्शंस। संगति ने गुस्से से निर्भीक को घूरते हुए ऊपर की तरफ इशारा कर कहा, ऊपर देखो। ये कहते हुए उसने चादर उठाकर खुद को ढक लिया, जिस पर निर्भीक ने सिर उठाकर ऊपर बने शीशे को देखा और संगति को देखते हुए कहा, सो व्हाट, हमने एक दूसरे को देखा है, क्या तुम खुद की बॉडी नहीं देखती? संगति ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, देखती हूँ, लेकिन इस तरह की घिनौनी हरकत करते हुए नहीं। निर्भीक ने गहरी सांस भर बिस्तर से उतरते हुए कहा, फाइन, चलो तुम्हें शावर दे देता हूँ। संगति ने निर्भीक के नीचे देखते हुए कहा, सच में? निर्भीक ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? जस्ट शट अप ओके एंड लेट्स गो, आई विल गिव यू अ बाथ। ये कहते हुए निर्भीक ने संगति के हाथ को पकड़ा, जिस पर संगति ने उसे ही अपने ऊपर खींच लिया और उसके गाल पर हल्का सा चूमते हुए कहा, गुस्सा आ रहा है तुम्हें? निर्भीक ने संगति के हाथ की कलाइयों को पकड़ बिस्तर पर दबाते हुए दांत पीसकर कहा, डोंट टेस्ट माई पेशेंस, क्योंकि कल से तुम्हारे रिश्तेदार की शादी शुरू है और मैं नहीं चाहता कि तुम लड़खड़ाते हुए या फिर व्हीलचेयर पर चलो। संगति ने निर्भीक की ठंडी आवाज पर उसे देखा और हल्का मुस्कुराते हुए कहा, तुम धमकी भी कितनी सेक्सी देते हो। निर्भीक ने आंखें सिकुड़ते हुए संगति को देखा और चादर को हटाते हुए उसके गले पर फिर से किस करने लगा। संगति की सांसें और सिसकियां तेज हो गई और करीब 1 घंटे बाद उसने चिल्लाते हुए कहा, स्टॉप इट, यू आर टू रफ। निर्भीक ने थोड़ा जेंटल होते हुए कहा, तुम तो छोटे से ट्रेलर को देखकर चिल्ला उठी। संगति ने निर्भीक को दूर करते हुए कहा, बस, मुझे सोना है। निर्भीक ने संगति पर पकड़ मजबूत करे हुए कहा, और मेरा क्या? संगति ने निर्भीक को देखते हुए गुस्से से कहा, तुमने मेडिसिन्स लिए हैं क्या? निर्भीक ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, ओह कम ऑन, यहाँ पर स्टेमिना तुम्हारी कम है तो तुम मुझ पर ये इल्जाम नहीं लगा सकती। संगति ने नाराजगी से निर्भीक की तरफ देखने के बाद कहा, मैं और नहीं कर सकती। निर्भीक संगति के होठों को सहलाने लगा और होठों पर एक तिरछी मुस्कान ले आया, जिसके इशारे को देखते हुए संगति ने घुरकर निर्भीक को देखा और निर्भीक ने उसकी नजरों को देखते हुए फिर से इशारा किया। संगति ने लाइट की तरफ इशारा करते हुए कहा, लाइट ऑफ करो। निर्भीक ने सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। संगति ने हल्का गुस्सा करते हुए कहा, निर्भीक तुम बेशर्म हो रहे हो। निर्भीक ने सिर हिलाते हुए कहा, वो तो मैं हमेशा से हूँ, धीरे धीरे दिखाऊंगा तो करो। संगति ने नाराजगी से निर्भीक की तरफ देखा और उसे वॉशरूम की तरफ इशारा करते हुए बोली, वहां चलें। निर्भीक ने सिर हिलाते हुए संगति को अपनी बाहों में उठा लिया और लेकर बाथरूम के अंदर चला गया। तकरीबन आधे घंटे बाद संगति मुरझाए हुए चेहरे के साथ बाथरूम से बाहर निकली और उसके पीछे निर्भीक कमर पर टॉवल लपेटे बाहर आया, जिसके साथ चलते हुए निर्भीक ने बिस्तर के पास आकर बेडशीट उठाकर लॉन्ड्री में फेंका और दूसरा बेडशीट लाकर बिछाते हुए संगति से कहा, यू वांट सम मैक्रोनीज। संगति ने निर्भीक की तरफ घूर कर देखा और अपना सिर हिला दिया, जिस पर निर्भीक ने उसके होठों पर हल्का सा चूम कर कहा, 15 मिनट रुको। इतना कहकर निर्भीक कमरे से बाहर चला गया, जिसके जाने के बाद संगति ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा, ये आदमी मेहनत बहुत करवाता है, लेकिन मेहनत के बाद ख्याल भी अच्छा रखता है। ये कहते हुए संगति ने ब्लैंकेट खींचकर ओढ़ लिया और उसे नींद आ गई। करीब 20 मिनट बाद निर्भीक जूस और मैक्रोनी का प्लेट लेकर कमरे में आया और संगति को सोता हुआ देख उसके पास आकर उसे उठाते हुए कहा, डेजी खा लो फिर सोना। संगति ने निर्भीक की बात सुन धीरे से आंखें खोल उसकी तरफ देखा और उठने लगी, जिस पर निर्भीक ने उसके उठने में मदद की और गोद में नैपकिन रखने के बाद उसे हाथ से खिलाते हुए कहा, तुम ठीक हो? संगति ने उबासी लेते हुए कहा, कल सुबह पता चलेगा। जिसके उबासी पर निर्भीक ने उसके मुंह को हल्का सा थपथपाया और फिर से खिलाने लगा, जिस पर संगति ने खाते हुए रुककर निर्भीक की तरफ देखने लगी, जिसकी नज़र पर निर्भीक ने पूछा, क्या? संगति ने जवाब में कहा, तुम क्यों नहीं खा रहे? निर्भीक ने जवाब में कहा, क्योंकि तुम खाओगी सो जाओगी फिर मैं खाऊंगा। निर्भीक की बात पर संगति ने मैक्रोनी को चबाते हुए कहा, क्या तुम्हारी शादी किसी और से होती तब भी तुम उसका इतना ही ख्याल रखते हैं? निर्भीक ने संगति को कुछ पल देखा और कहा, मैं किसी और से शादी करता ही नहीं। संगति ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, मैंने कहा सोचो अगर तुम किसी और से शादी कर लेते। मुझे शादी करनी नहीं तो मैं क्यों सोचूं? तुम सोच नहीं सकते क्या? मैं बकवास चीजें नहीं सोचता तो तुम भी बकवास चीज मत सोचो और मैक्रोनी पर ध्यान दो। संगति ने खाते हुए मुंह बनाकर कहा, ये आदमी मुझे झगड़ा करने का मौका ही नहीं देता। निर्भीक ने उसके खाने के बाद नैपकिन से उसके होठों को साफ करते हुए जूस उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, मुझे अपने सुख शांति से भरे घर में कलेश नहीं चाहिए, तो तुम कोशिश मत करो। संगति ने जूस पीने के बाद कहा, कभी कभी झगड़ा होना चाहिए, घर में बोरियत नहीं रहती। निर्भीक ने खुद भी मैक्रोनी खाते हुए कहा, मेरे भाई से झगड़ा करके तुम्हारा पेट नहीं भरता, जो तुम्हें मुझसे भी झगड़ा होना है।
संगति ने आंखें रोल करते हुए निर्भीक को देखा और बिस्तर पर लेट गई और निर्भीक से बातें करते हुए उसकी कब आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। जिसे देखते हुए निर्भीक ने प्लेट को साइड में रखा और बचा हुआ आधा जूस पीने के बाद संगति को अच्छे से ब्लैंकेट से कर उसके बाल को सहलाते हुए उसके माथे पर चूम कर प्लेट और गिलास उठाते हुए कमरे से बाहर चला गया। वहीं सारंग विला में एकांश ने मौली की तरफ देखा, जो कि स्टडी टेबल पर बैठी अपने सारे नोट्स को बना रही थी। जिसे देखते हुए एकांश बिस्तर से उठा और बालकनी की तरफ चला गया, जहां पहुंचने के बाद उसने सीधा मल्हार को कॉल मिला दिया। दूसरी तरफ से मल्हार ने कॉल अटेंड करते हुए कहा, यस बॉस। एकांश ने जवाब में कहा, तुम्हें पता चला कौन है? मल्हार कुछ कहता उससे पहले पीछे तरफ से एकांश को किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते हुए एकांश की आंखें सिकुड़ गई और उसने कहा, मल्हार कौन है? मल्हार ने जवाब में कहा, कोई नहीं, जिस आदमी ने पैसे लिए थे और चुका नहीं रहा। एकांश ने सिर हिलाते हुए कहा, सही है, उसके ऑर्गन्स बेचकर पैसे वापस लो। क्या? पीछे से मौली ने कहा, जिसकी आवाज सुन एकांश का चेहरा काला पड़ गया और उसने सिर घुमाकर पीछे देखा और अपने पीछे खड़ी मौली को देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मौली ने एकांश की बात को इग्नोर करते हुए कहा, आपने क्या कहा ऑर्गन्स? ये क्या कह रहे थे? एकांश मौली के सवाल पर उसे खाली नजरों से देखता रहा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में इस वक्त सुबह हो रही थी, जहां प्राची की नींद खुली तब उसने खुद को अद्वैत की बाहों में पाया। जहां अपने बगल में सो रहे अद्वैत को देखा उसने खुद से कहा, ओ एफ तारांकन के दिस एस तारांकन टी स्लीपिंग वॉक। ये कहते हुए प्राची उठकर बैठ गई और सिर घुमाकर अद्वैत को देखने लगी, जो कि मेल स्लीपिंग ब्यूटी लग रहा था और लगे भी क्यों ना वो दिखता बिल्कुल अदिति की तरह था। जिसके हल्के फूले हुए होंठों को देखते हुए प्राची हल्का उसके चेहरे के नजदीक आई, जहां उसके हलचल करने पर अद्वैत की आंखें भी खुल गई और प्राची को अपने नजदीक देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई। बेदाग चेहरा के साथ उसकी घनी पलकों से भरी आंखें प्राची को बहुत खूबसूरत लग रही थी। जहां प्राची ने आंखें सिकुड़ते हुए अद्वैत के शेप में बने पतले पहले हुए होठों को देखकर कहा, ये होंठ इतनी परफेक्ट क्यों है? सर्जरी करवाई है क्या? अद्वैत ने प्राची के सवाल पर जल्दी से अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं अपनी मॉम की तरह दिखता हूँ इसलिए। प्राची ने अद्वैत के जवाब पर उसके होठों को छूते हुए कहा, कभी सोचा है कि ये होंठ पेंगुइन की तरह क्यों है? अद्वैत ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, व्हाट? पेंगुइन? प्राची ने अद्वैत से दूर होते हुए कहा, ये बट टेल मी वन थिंग, मेरी फ्रेंड जोन में मुझे भी सुंदर लड़कियां हैं, तो फिर आपने मुझे क्यों गर्लफ्रेंड बनाया? अद्वैत ने उठकर बैठते हुए जवाब में कहा, क्योंकि जितना हमारा अटेंशन एक परफेक्ट लड़की नहीं खींच पाती, उससे ज्यादा एक इम्परफेक्ट झल्ली लड़की लड़कों का अटेंशन खींचती है। प्राची ने अद्वैत की बात सुन कहा, मैं झल्ली हूँ? नहीं, बस थोड़ी सी अजीब हो। यू मीन आई एम एबनॉर्मल पर्सन? प्राची ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा। जिसे देख अद्वैत कुछ कहता उससे पहले प्राची का फोन बजने लगा। प्राची ने अद्वैत के कमरे से निकलकर गेस्ट रूम में जाकर अपने फोन को उठाया तो पाया उसे प्रथा कॉल कर रही थी। जिसे देखते हुए प्राची ने कॉल अटेंड कर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से प्रथा ने कहा, प्राची बच्चा, मैं एक मीटिंग का चलते न्यूयॉर्क जा रही हूँ और वहीं से सीधा इंडिया के लिए निकलूंगी। तुम अपनी दी और अद्वैत के साथ आज निकल जाओ। प्राची ने प्रथा की बात सुन अपनी मुट्ठी भींचते हुए गुस्से से चिल्लाकर कहा, मैंने कहा था ना मैं आपके साथ जाऊंगी, तो आपने ये क्यों किया? प्रथा ने प्राची को शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ, मैं अभी एयरपोर्ट पर हूँ, मुझे इम्पोर्टेंट। और अचानक प्राची ने बीच में प्रथा के कॉल को कट कर दिया और अपना फोन बिस्तर पर पटकते हुए कहा, हमेशा से यही था। ये कहते हुए प्राची बिस्तर पर अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गई और अद्वैत उसके चिल्लाने पर वहां आ गया और प्राची को उस तरह से बैठा हुआ देख उसके पास आकर कहा, प्राची। प्राची ने बीच में कहा, मुझे कुछ वक्त अकेले रहना है। अद्वैत ने प्राची की बात पर सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का इंतजाम करता हूँ और ब्रेकफास्ट बना देता हूँ, ओके। ये कहते हुए अद्वैत ने प्राची के जवाब का वेट किया, लेकिन प्राची ने कुछ नहीं कहा, जिस पर अद्वैत कमरे का दरवाजा बंद करते हुए बाहर चला गया। जिसके जाने के बाद प्राची हल्का सिसकने लगी और बिस्तर के कोने पर हाथ रख खरोचते हुए बोली, हमेशा यही करती थी आप, जब भी मैं आपके साथ रहना चाहती आप हमेशा मुझसे दूर चली जाती थी। ये कहते हुए प्राची के गाल पर आंसू बह निकले जब उसके फोन पर मैसेज ट्यून बजा। प्राची ने फोन उठाकर देखा जहां प्रथा ने उसे मैसेज किया था, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन बेटा काम भी तो जरूरी है ना, ताकि तुम्हें और अच्छी परवरिश दे सकूं। प्राची ने प्रथा के मैसेज को देखा और फोन को नीचे रख दिया। दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट करना छोड़ दिया, प्लीज कमेंट किया कीजिए। और मैं देख रही हूँ कोई स्टोरी सुन रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी किया कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। नहीं तो अच्छा नहीं लगता स्टोरी अपलोड करने में, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब किया कीजिए।